A very good morning, students. Today we will again continue with the sixth chapter in your civics book, and the name of your chapter is लोकतंत्र के परिणाम, पेज नंबर 97. पेज नंबर है आपका 97. देखो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है कि लोकतंत्र आने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री जब कोई भी कंट्री बनती है तो हम कैसे जो है पता लगा सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं. देखो लोगों को अगर एक समान अवसर मिलते हैं, ठीक है, लोगों के पास रोजगार है, गरीबों के लिए कुछ काम काज सरकार अगर करती है, ठीक है, गरीबों की गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, और इसके अलावा जो सामाजिक विविधताएं हैं उनमें क्या सामंजस्य बिठाने में, सामंजस्य मतलब उनमें बैलेंस एस्टेब्लिश करने में क्या सरकार सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है. दिस इज अगेन अ कंसर्न. ठीक है, असमानता और गरीबी में अगर कमी ला पाती है सरकार, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कंट्री एक डेमोक्रेटिकली वे में आगे बढ़ रही है. ठीक है, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है? असमानता, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है गरीबी. असमानता किन किन चीज़ों को लेके है? जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है. शिक्षा के क्षेत्र में जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पीछे हैं. ठीक है, इसके अलावा गरीब अमीर का जो असमानता है, ठीक है, क्या है इंडिया में जो बहुत सारा पैसा है. ऐसा कहा जाता है इंडिया में 97% जो पैसा है वो 3% लोगों के पास है. पूरी कंट्री का 97% पैसा 3% लोगों के पास है, और बचा हुआ 3% पैसा जो है वो बाकी के 97% लोगों के पास है. असमानता कितनी है? सिर्फ 3% लोग तो 97% लोगों को मिला हुआ है, यानी कि देश की ज़्यादातर जनता के पास बहुत ही कम पैसा है. और जो देश का सबसे ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो सिर्फ 3% लोगों के हाथ में. जो आपको भी पता है, आप गिनती पे गिन सकते हो कौन कौन से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके हाथ में ये पैसा है. ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या है? असमानता, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उनको वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के रूप में जाना जाता है, कि वर्ल्ड में सबसे जो अमीर लोग हैं उनमें उनकी गिनती की जाती है. और इतने गरीब भी हैं कि बीपीएल से नीचे कितने लोग हैं? बीपीएल समझते हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है. ठीक है, तो क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं. गरीब से गरीब पर्सन भी आपको भारत में मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा रिच पर्सन भी आपको भारत में मिल सकता है. तो ये क्या दिखाता है? ये इनइक्वालिटी दिखाता है, असमानता दिखाता है. अगर मान लो सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट ये नहीं कहें कि हम सब लोगों की इनकम जो है 50-50 हज़ार रुपये हो जाए, जितने भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन कहीं अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा? समानता आएगी, आर्थिक समानता आ सकती है. और जब आर्थिक समानता आती है तो आपको पता है, जब पर्सन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ों में वो जो है प्रोग्रेस कर पाता है. सबसे पहली चीज़, जनरली भी आपने सुना होगा कि पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. जहाँ पैसा होता है ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है उसकी सॉल्व होने लगती हैं, माना जाता है, कहा जाता है ऐसा. ठीक है, तो आर्थिक असमानता को जब तक हम दूर नहीं कर पाते हैं, सामाजिक असमानता को दूर करने का जो एक प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है. ठीक है, जैसे कि लोगों के पास पैसा होगा तो हो सकता है वो कुछ लोग जो है लड़का या लड़की को पढ़ा इसलिए नहीं पा रहे हैं, लड़के को पढ़ा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, तो सोचते चलो लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़का तो पढ़ लेगा. पैसा होगा तो दोनों बच्चों को पढ़ा सकते हैं. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कहीं ना कहीं समानता आती है आर्थिक रूप से, तो क्या होता है? सोशल स्टेटस में फ़र्क पड़ता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रेंशिएट करने का. ठीक है, आजकल के टाइम में भी है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था. अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस होता है, आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है? एक क्लास अलग होती है, एक क्लास अलग होती है. ज़्यादातर हम गरीबों को किस नज़र से देखते हैं? इन्फीरियर की. ठीक है, कि ये लोग जो है इन्फीरियर हैं. सुपीरियर किसको मानते हैं हम? जिसके पास पैसा है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम आज भी लोकतंत्र बनने के बाद भी हम फेस कर रहे हैं. अच्छा, डेमोक्रेटिक हम किसी कंट्री को कब कब कह सकते हैं? पहली चीज़ बेसिक, आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स पता होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है. पहली चीज़, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होनी चाहिए. समझ में आता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है? वोट डालने का अधिकार. ठीक,
वोट डालने का अधिकार 18 साल है भारत में, ठीक है। सभी के पास पहले 21 था, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। जितने भी लोग 18 साल से अबव है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को छोड़ के, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका इतना खराब है कि उसको वोट डालने से न्यायालय ने वंचित करा है, ऐसे कुछ केसेस को छोड़ के बाकी सभी जो सिटीजन्स है भारत के, उनके पास समान वोट है और हर एक वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है, एक समान है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको किसी भी जो है पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को वोट करने का अधिकार है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं उनके पास भी राइट है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप कभी भी जो है, अगर आप कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली है, ये सब तो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। आप जो है फ्री है कहीं भी ट्रैवल करने के, इंडिया में बोलने की आज़ादी है आपको, ठीक है। एडुकेशन की राइट मिला हुआ है, प्रॉपर्टी का राइट है, रिलीजन का राइट है। ये सब चीज़ें जो है हमारे देश को एक बेहतर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती हैं, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। असमानता और गरीबी में कमी हमने देख लिया। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, चलो रीड आउट ही कर लो इसको, बुक है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी बनाने में, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीडम और जितना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट एक पर्सन को डेमोक्रेटिक कंट्री में मिल सकती है, उतना किसी भी तरीके की जो है गवर्नेंस में नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी में ना तो पर्सन को उतनी फ्रीडम होती है और ना ही उतनी जो है उसकी रिस्पेक्ट होती है जितनी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। यानी कि जब आपको लगेगा कि आपके साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, विरोध करोगे। विरोध होगा तो क्या होगा, वही सोशल कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, शुरू से ही आपको एक चांस दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी एक आइडेंटिटी है, उसको कोई भी जो है हर्ट नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स पता है, ठीक है। तभी तो आप कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हो, जब तक आपको पता है आपके राइट्स हैं, और वो ऐसे राइट्स हैं जिनको किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आपसे नहीं छीना जा सकता। तो क्या है, आपकी गरिमा भी बनी हुई है और आपको आज़ादी भी मिली हुई है, ठीक है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी, ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ें संभव हो, खास करके जो गुलामी से निकल के आए हैं, जहाँ पे हमने देखा ही है इतनी सारी असमानताएं हैं। और भारत में तो क्या है, हर स्तर पे हर तरीके की असमानताएं मिलती है। ऐसा तो नहीं हम एक ही तरीके की असमानता से लड़ रहे हैं। महिलाएं पुरुषों की असमानता, अमीर गरीब की असमानता, जाति के बेसिस पे जो असमानता है, तो हम तो इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है हर चीज़ों को इक्वल बना देना सबके लिए। यह स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका मतलब यह नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल अब जब एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है, ठीक है। विमेन के रिफॉर्मर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अलग अलग चीज़ों के लिए महिलाएं आगे आई, महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे आई, ठीक है। विधवाओं के जो है जीवन को सुधारने के लिए महिलाएं आगे आई। तो अब क्या है, अब महिलाओं को पता है कि उनके राइट्स क्या है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में उनको सरलता है, ठीक है। कहीं भी अगर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ होता है तो एटलीस्ट उनको ये पता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। पहले तो ये चीज़ें लोग महिलाएं उठा ही नहीं सकती थी आवाज़ अपने खिलाफ, ठीक है। जो भी अत्याचार उनके साथ होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाती ही नहीं थी। लेकिन एटलीस्ट आज क्या है, कुछ एडुकेशन का फ़र्क है,
कुछ जो है इतने सारे जो है हमारे राइट्स मिल चुके हैं, और कहीं ना कहीं सोशल में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लगी है कि महिलाएं को भी समान अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। महिलाओं के साथ असमानता है, जातिगत असमानताएं हैं। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। देखो, अगर मान लो आपको पता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनके साथ अगर आप कहीं भी गलत व्यवहार करते हो तो इन लोगों को पता है कि हमें कौन से स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखो न्यूज़ पे ध्यान दोगे तो कभी भी आपने कहीं पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि किसी दलित कर्मी के साथ या किसी वहाँ पे स्पेशल मेंशन क्यों लिखा जाता है दलित के साथ, क्योंकि अगर दलित के राइट को आप वायोलेट करते हो तो उसके प्रावधान अलग हैं सजा के। ठीक है, तो वहाँ लोगों को भी पता है कि जाति के बेसिस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सामने वाले को भी पता है कि उसे कौन कौन सी सजा मिल सकती है। क्लियर है? तो लोकतंत्र में क्या कोशिश की गई है कि जो ऐसे पिछड़े हुए वर्ग है जिनके साथ हमेशा ही शोषण किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टोरी हमने पढ़ी थी। क्या करते थे, उनको क्लास में एक साथ बच्चों के साथ बैठना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। क्लास के बाहर ज़मीन पर उनको बिठाया जाता था, पूरे ग्राउंड की सफाई उनसे करवाई जाती थी। ठीक है, जहाँ और बच्चे पानी पीते तो उस नल से वो पानी नहीं पी सकते थे। ये बहुत आम चीज़ें थी उस समय में। ठीक है, तो उन चीज़ों से निकालने के लिए इस शोषित वर्ग को उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वे एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों पर बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। देखो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपको और आगे क्या चाहिए, आपको नहीं, हम तो सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स आप आगे ग्रो नहीं कर रहे हो। यही बात है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक तरीके से हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सिस्टम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, जो भी बाकी सिस्टम है, ऑटोक्रेसी लगा लो या फिर किंग वाला जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है वर्ल्ड में, उनमें सबसे बेस्ट क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र से लोगों को शिकायतें रहती है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। इसका मतलब है कि लोग अवेयर हैं। आप अपेक्षाएं कर रहे हो, आपको जो चीज़ें लोकतंत्र में मिल जाती हैं, आप 4 चीज़ों की और अपेक्षा करते हो। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? एक प्रोग्रेस का सूचक है। ठीक है, कि आप आगे प्रगति कर रहे हो, तभी तो आप डिमांड कर रहे हो। दूसरा ये चीज़ क्या बताती है कि जो गवर्नमेंट है, लोग उसके कामकाज से परिचित है, तभी तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर मान लो आपको पता ही नहीं है कि आपकी सरकार क्या काम कर रही है, तो क्या आलोचना करोगे आप? ठीक है, तो जहाँ ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में भी लोग आलोचना करते हैं, तो सबसे बेस्ट हम सिस्टम क्यों बोलते हैं लोकतंत्र को? लेकिन इसके फेवर में क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं आपको कि आलोचना जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि लोग अवेयर तो हैं कि उनकी सरकार कामकाज ठीक से कर रही है या नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, इससे हमें पता चलता है कि हम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जिनको हम वोट देते हैं। ठीक है, अब आपने वोट दिया किस उम्मीद में कि ये पर्सन हमारे लिए काम करेगा, ये पार्टी, ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। अगर वो नहीं कर पाती तो आप आलोचना करते हो। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल है? चाइना जैसी कंट्री में तो आप गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करोगे ना, कर ही नहीं सकते। ये तो डेमोक्रेसी में ही आपको फैसिलिटी मिलती है ना कि आप अपनी कंट्री को, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो ये फैसिलिटी आपको ऑटोक्रेसी में तो कहीं नहीं मिल सकती। वहाँ पे तो सीधा बैन होता है। ठीक है, पनिशमेंट भी ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कि वो पर्सन कहाँ गया।
ठीक है। वो प्रेस जिसने कोई भी आर्टिकल लिख दिया, वो प्रेस कब बंद हो गई, उसका जो एडिटर था वो कहाँ गया, कब मर गया, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको एक तरीके से खुद को अच्छा लकी मानना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, जहाँ पे आप अपने सरकार के काम काज की आलोचना भी कर सकते हो, सरकार से उम्मीदें भी रख सकते हो। ठीक है, उम्मीदें इन द सेंस जो चीज़ें सरकार ने दे दी हैं उसके अलावा भी आप लगातार डिमांड करते हो ना। को आज तक भी आपने देखा 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बने हुए, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड तो नहीं है ना। हमें क्या है, और चीज़ें चाहिए। ठीक है, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें और ज़्यादा चीज़ों की जो है डिमांड रहती है। ठीक है, चलो ठीक है, मेट्रो आ गई तो मेट्रो को और ज़्यादा कनेक्ट करो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो प्रॉब्लम आई, जैसे कि अब खेत है, खेतों को हटा के जो फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, पहले तो हम उससे खुश हो गए कि ठीक है फैक्ट्रीज आ गई यहाँ पे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो खेत ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर फसलें कहाँ से उगेंगी। ठीक है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट होने लगे। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र में हमेशा ही जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है, लोगों का क्रिटिसिज्म बना रहता है, लेकिन ये भी एक जो है पॉजिटिव साइन ही है कि लोग एटलीस्ट अवेयर तो हैं। ठीक है, लोग अपने अधिकारों के लिए भी अवेयर है और लोग सरकार के कामकाज से भी अवेयर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है कि लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र जब आप हासिल कर लेते हो तो उससे लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट है।